चैप्टर 18 पागलों के बीच। जैसे ही शेर उसके रक्षकों पर झपट पड़े, बर्था किरचर डर के कारण क्षणिक पक्षाघात के कारण गुफा में पीछे की ओर सिकुड़ गई, जो संभवतः उन दिनों के भयानक तंत्रिका तनाव के कारण उत्पन्न हुआ था जिनसे वह गुजरी थी। शेरों की दहाड़ के साथ साथ मनुष्यों की आवाजें भी आ रही थीं, और कुछ ही देर में उसे भ्रम और उथल पुथल से बाहर आकर एक मनुष्य की उपस्थिति का एहसास हुआ और फिर हाथ आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। अंधेरा था और वह बहुत कम देख पा रही थी, न ही अंग्रेज अधिकारी या बंदर आदमी का कोई संकेत। जिस आदमी ने उसे पकड़ा था, उसने एक मोटे भाले की मदद से शेरों को उससे दूर रखा, जिसकी मूठ से वह जानवरों को भगाता था। उस आदमी ने उसे गुफा से घसीटा और इस दौरान उसने शेरों को आदेश और चेतावनी दी। घाटी के नीचे की हल्की रेत पर बाहर आने पर उसे चीजें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी, और तब उसने देखा कि समूह में अन्य व्यक्ति भी थे, तथा उनमें से दो व्यक्ति, जो आधे नेतृत्व में थे और आधे हथियार लेकर चल रहे थे। एक तीसरे व्यक्ति की लड़खड़ाती हुई आकृति थी, जिसके बारे में उसने अनुमान लगाया कि वह स्मिथ ओल्डविक ही होगा। कुछ समय तक शेरों ने उन दोनों बंदियों तक पहुंचने के लिए उन्मत्त प्रयास किए, लेकिन उनके साथ मौजूद लोग हमेशा उन्हें हराने में सफल रहे। वे लोग उन बड़े जानवरों से बिल्कुल भी नहीं डरे जो उनके इर्द गिर्द उछल कूद कर रहे थे और गुर्रा रहे थे। वे उन्हें उसी तरह संभाल रहे थे जैसे कोई उपद्रवी कुत्तों के झुंड को संभाल सकता है। वे उस पुराने जलमार्ग के किनारे से आगे बढ़े जो कभी घाटी से होकर गुजरता था, और जैसे ही पूर्वी क्षितिज पर पहली हल्की रोशनी ने आने वाली सुबह का संकेत दिया, वे एक ढलान के किनारे एक पल के लिए रुक गए, जो लड़की को ढलती रात की अजीब रोशनी में एक विशाल अथाह गड्ढे की तरह दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उनके बंदी अपने रास्ते पर वापस लौटे और नए दिन की रोशनी तेज हुई, उसने देखा कि वे नीचे की ओर एक घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। एक बार जब वह ऊपर नीचे फैले पेड़ों के नीचे पहुंची, तो सब कुछ फिर से सिमरियन अंधकार में बदल गया, और न ही तब तक उदासी दूर हुई जब तक कि सूरज पूर्वी चट्टानों के पार नहीं उगाया, जब उसने देखा कि वे बड़े पेड़ों के जंगल के बीच से एक चौड़ी और अच्छी तरह से पीटा हुआ खेल पथ का अनुसरण कर रहे थे। एक अफ्रीकी जंगल के लिए जमीन असामान्य रूप से सूखी थी और झाड़ियां, जबकि भारी मात्रा में पत्तेदार थीं, उतनी दुर्गंधयुक्त और अभेद्य नहीं थी जितनी कि वह इसी तरह के जंगलों में देखने की आदी थी। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ और झाड़ियां किसी निर्जल देश में उगी हों, न ही वहां सड़ती हुई वनस्पतियों या असंख्य छोटे कीड़ों की दुर्गंध थी जो नम जगहों पर पैदा होते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए और सूरज ऊपर चढ़ता गया, जंगल में रहने वाले लोगों की आवाजें उनके इर्द गिर्द बेसुरी आवाजों और तेज बकबक के साथ गूंजने लगीं। ऊपर की शाखाओं में असंख्य बंदर डांट रहे थे और चीख रहे थे, जबकि चमकीले पंखों वाले कर्कश आवाज वाले पक्षी इधर उधर भाग रहे थे। उसने तुरंत देखा कि उनके अपहरणकर्ता अक्सर पक्षियों की ओर आशंका भरी नजरों से देखते थे और कई मौकों पर ऐसा लगता था कि वे जंगल के पंख वाले निवासियों को संबोधित कर रहे हैं। एक घटना ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। उसके ठीक पहले जो आदमी था वह ताकतवर कद काठी का आदमी था, फिर भी जब एक चमकीले रंग का तोता उसकी ओर झपटा, तो वह घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों को आगे की ओर मुड़कर अपना चेहरा ढाक लिया, जब तक कि उसका सिर जमीन को नहीं छू गया। कुछ अन्य लोगों ने उसे देखा और घबराकर हंस पड़े। कुछ देर बाद उस आदमी ने ऊपर की ओर देखा और देखा कि पक्षी चला गया है, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पगडंडी पर आगे बढ़ गया। इस संक्षिप्त पड़ाव पर स्मिथ ओल्डविक को उसके पास लाया गया, जो लोग उसका समर्थन कर रहे थे। उसे एक शेर ने बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन अब वह अकेले चलने में सक्षम था, हालांकि वह सदमे और खून की कमी से बेहद कमजोर हो गया था। बहुत गड़बड़ है, क्या? उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ टिप्पणी की, जो उसकी रक्तरंजित और अस्तव्यस्त स्थिति को दर्शा रही थी। ये भयानक है, लड़की ने कहा। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। जितना मैंने सोचा था उतना तो नहीं, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं खुद को मूर्ख की तरह कमजोर महसूस कर रहा हूँ। वैसे भी ये भिखारी किस तरह के प्राणी हैं, मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। उनके रूप में कुछ बहुत ही अजीब बात है। उस आदमी ने एक पल के लिए उनके अपहरणकर्ताओं में से एक को ध्यान से देखा और फिर लड़की की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम कभी पागल खाने गई हो?
उसने तुरंत उसकी बात समझ ली और उसकी आंखों में एक भयावह भाव था। बस यही है, वह चिल्लाई, उनमें सभी लक्षण हैं, उन्होंने कहा। आंखों का सफेद भाग पुतलियों के चारों ओर दिखाई देता है, सिर से लेकर माथे तक बाल कड़क होकर सीधे खड़े होते हैं, यहाँ तक कि उनके हाव भाव और चाल ढाल भी पागलों जैसे होते हैं। लड़की कांप उठी। अंग्रेज ने आगे कहा, उनके बारे में एक और बात जो सामान्य नहीं लगती, वो ये है कि वे तोतों से डरते हैं और शेरों से बिल्कुल भी निडर नहीं होते। हाँ, लड़की ने कहा, और क्या तुमने देखा कि पक्षी उनसे बिल्कुल भी निडर नहीं लगते, सचमुच उनसे घृणा करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सी भाषा बोलते हैं? नहीं, उस आदमी ने कहा, मैं इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। यह उन कुछ स्थानीय बोलियों में से किसी की तरह नहीं है, जिनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। ये बिल्कुल भी मूल भाषा की तरह नहीं लगता, लड़की ने कहा, लेकिन इसमें कुछ परिचित सा लगता है। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस समझने की कगार पर हूँ कि वे क्या कह रहे हैं, या कम से कम कहीं ना कहीं मैंने उनकी भाषा पहले भी सुनी है, लेकिन अंतिम पहचान हमेशा मेरे हाथ से निकल जाती है। मुझे संदेह है कि आपने कभी उनकी भाषा बोलते हुए सुनी होगी, आदमी ने कहा। ये लोग सदियों से इस दूर दराज की घाटी में रहते होंगे और भले ही उन्होंने अपने पूर्वजों की मूल भाषा को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा हो, जो कि संदिग्ध है, यह कोई ऐसी भाषा होगी जो अब बाहरी दुनिया में नहीं बोली जाती है। एक जगह जहां पानी की एक धारा पगडंडी को पार कर रही थी, वहां दल रुक गया जबकि शेर और आदमी पानी पी रहे थे। उन्होंने अपने बंदियों को भी पानी पीने का इशारा किया, और जब बर्था, किर्चर और स्मिथ ओल्डविक जमीन पर लेटे हुए नाले के साफ ठंडे पानी से पानी पी रहे थे, तो वे अचानक अपने से थोड़ी दूर आगे एक शेर की गड़गड़ाहट से चौंक गए। तुरंत उनके साथ मौजूद शेरों ने एक भयानक प्रतिक्रिया की। बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए उनकी आंखें हमेशा या तो उस दिशा में मुड़ी हुई थी जहां से दहाड़ आई थी, या अपने स्वामियों की ओर, जिनके खिलाफ भूरे जानवर झपट रहे थे। लोगों ने अपने म्यान में तलवारें ढीली कर दी, वे हथियार जिन्होंने स्मिथ ओल्डविक की जिज्ञासा को जगाया था जैसे कि टार्जन की थी, और अपने भालों को और भी मजबूती से पकड़ लिया। जाहिर है कि वहां शेर और शेरनी दोनों थे, और जबकि वे अपने साथ आए जानवरों से कोई डर नहीं दिखाते थे, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि नवागंतुक की आवाज का उन पर बिल्कुल अलग प्रभाव पड़ा। हालांकि वे लोग शेरों से कम भयभीत लग रहे थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी भागने की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत पूरा दल खतरनाक दहाड़ की दिशा में पगडंडी पर आगे बढ़ा, और कुछ ही देर में रास्ते के बीच में एक विशालकाय काले रंग का शेर दिखाई दिया। स्मिथ ओल्डविक और लड़की को वह वही शेर लगा जिसका सामना उन्होंने विमान में किया था और जिससे टार्जन ने उन्हें बचाया था। लेकिन ये गड्ढे वाला नुमा नहीं था, हालांकि वह उससे काफी मिलता जुलता था। काला जानवर पगडंडी के बीच में खड़ा था और अपनी दुम हिला रहा था और आगे बढ़ रहे दल पर खतरनाक तरीके से गुर्रा रहा था। लोगों ने अपने जानवरों को उकसाया, जो गुर्राए और रोए, लेकिन हमला करने में झिझके। जाहिर तौर पर अधीर हो रहे घुसपैठिए ने अपनी दुम को अकड़कर सीधा किया और आगे की ओर बढ़ा। बचाव करने वाले कई शेरों ने उसके रास्ते में बाधा डालने की आधी अधूरी कोशिश की, लेकिन वे खुद को एक्सप्रेस ट्रेन के रास्ते में डाल सकते थे, क्योंकि उन्हें एक तरफ फेंकते हुए विशाल जानवर ने सीधे एक आदमी पर छलांग लगा दी। उस पर 1 दर्जन भाले फेंके गए और 1 दर्जन तलवारें म्यान से बाहर निकली। वे चमचमाते, धारदार हथियार थे, लेकिन हमलावर जानवर की भयानक गति के कारण पल भर के लिए बेकार हो गए। 2 भाले उसके शरीर में घुस गए, लेकिन इससे वह और भी क्रोधित हो गया। राक्षसी दहाड़ के साथ वह उस असहाय व्यक्ति पर झपटा जिसे उसने अपना शिकार बनाने के लिए चुना था। अपने हमले में मुश्किल से रुकते हुए उसने उस व्यक्ति को कंधे से पकड़ लिया और तेजी से समकोण पर मुड़ते हुए पगडंडी के किनारे छिपी हुई झाड़ियों में छलांग लगा दी और अपने शिकार को अपने साथ लेकर भाग गया। पूरी घटना इतनी जल्दी घटित हुई कि छोटे से दल की संरचना में कोई बदलाव नहीं आया। भागने का कोई अवसर नहीं था, भले ही ऐसा सोचा गया हो, और अब जब शेर अपने शिकार के साथ चला गया था, तो लोगों ने उसका पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। वे केवल अपने 2 या 3 शेरों को वापस बुलाने के लिए रुके जो तितर बितर हो गए थे, और फिर पगडंडी पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
स्मिथ ओल्डविक ने लड़की से कहा, उन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को देखते हुए यह शायद रोजमर्रा की घटना होगी। हाँ, उसने कहा, ऐसा लगता है कि वे न तो हैरान हैं और न ही परेशान, और जाहिर है कि वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि शेर, जो पाने के लिए आया था, अब उन्हें और परेशान नहीं करेगा। मैंने सोचा था, अंग्रेज ने कहा, कि वामाबो देश के शेर अस्तित्व में सबसे अधिक क्रूर हैं, लेकिन इन बड़े काले शेरों की तुलना में वे सामान्य टैबी बिल्लियां हैं। क्या आपने कभी उस आक्रमण से अधिक निडर या अधिक भयानक रूप से अप्रतिरोध्य कुछ देखा है? कुछ देर तक, जब वे साथ साथ चल रहे थे, उनके विचार और बातचीत इस नवीनतम अनुभव पर केंद्रित थी, जब तक कि जंगल से निकलने वाली पगडंडी ने उन्हें चारदीवारी से घिरा शहर और खेती की जमीन का एक क्षेत्र नहीं दिखा दिया। दोनों में से कोई भी आश्चर्य की एक झलक को दबा नहीं सका। क्यों, वो दीवार तो एक सामान्य इंजीनियरिंग कार्य है, स्मिथ ओल्डविक ने आश्चर्य व्यक्त किया। और उस पार शहर के गुंबदों और मीनारों को देखो, लड़की चिल्लाई। उस दीवार के पार सभ्य लोग होंगे। शायद हम भाग्यशाली हैं कि हम उनके हाथों में पड़ गए। स्मिथ ओल्डविक ने अपने कंधे उचका दिए। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, उन्होंने कहा, हालांकि मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूं जो शेरों के साथ घूमते हैं और तोतों से डरते हैं। उनके साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। दल ने मैदान के उस पार पगडंडी का अनुसरण करते हुए एक मेहराबदार प्रवेश द्वार तक पहुंचा, जो उनके एक बंदी के बुलाने पर खुला, जिसने अपने भाले से भारी लकड़ी के पैनलों पर प्रहार किया। आगे, द्वार एक संकरी गली में खुलता था जो जंगल से निकलने वाली जंगल की पगडंडी का ही विस्तार प्रतीत होता था। दोनों ओर की इमारतें दीवार से सटी हुई थीं और संकरी, घुमावदार सड़क के सामने थीं, जो आगे केवल थोड़ी दूरी तक ही दिखाई देती थी। घर व्यावहारिक रूप से 2 मंजिला संरचनाएं थीं, ऊपरी मंजिलें सड़क के साथ समतल थीं जबकि पहली मंजिल की दीवारें लगभग 10 फीट पीछे थीं। सरल स्तंभों और मेहराबों की एक श्रृंखला दूसरी मंजिल के सामने का समर्थन करती थी और संकरी सड़क के दोनों ओर एक आर्केड बनाती थी। सड़क के बीच में पक्की सड़क नहीं थी, लेकिन आर्केड के फर्श विभिन्न आकार और साइज के कटे हुए पत्थर से बने थे, लेकिन सभी को सावधानी से फिट किया गया था और बिना गारे के बिछाया गया था। ये फर्श बहुत प्राचीनता का सबूत देते थे। बीच में एक अलग गड्ढा था, जैसे कि पत्थर उस समय के दौरान अनगिनत चप्पल पहने पैरों के चलने से घिस गया हो जब वह वहां पड़ा था। इस सुबह के समय वहां बहुत कम लोग थे, और ये लोग भी अपने बंदी बनाने वालों की तरह ही थे। पहले तो उन्होंने केवल पुरुषों को देखा, लेकिन जैसे जैसे वे शहर में अंदर गए, उन्हें सड़क की नर्म धूल में खेलते हुए कुछ नंगे बच्चे दिखाई दिए। उनके पास से गुजरने वाले कई लोगों ने कैदियों में सबसे अधिक आश्चर्य और जिज्ञासा दिखाई, और अक्सर पहरेदारों से पूछताछ की, जिसके बारे में दोनों ने अनुमान लगाया कि वे शायद खुद से संबंधित थे, जबकि अन्य लोगों ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। स्मिथ ओल्डविक ने कहा, काश हम उनकी बकवास भाषा समझ पाते। हाँ, लड़की ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वे हमारे साथ क्या करने वाले हैं। ये दिलचस्प होगा, आदमी ने कहा। मैं खुद इस दिशा में काफी सोच विचार कर रहा हूँ। मुझे उनके कैनाइन दांतों को तराशने का तरीका पसंद नहीं है, लड़की ने कहा। यह उन नरभक्षियों की याद दिलाता है जिन्हें मैंने देखा है। क्या तुम सच में नहीं मानते कि वे नरभक्षी हैं? आदमी ने पूछा। क्या तुम नहीं सोचते कि गोरे लोग कभी नरभक्षी होते हैं, है न? क्या ये लोग गोरे हैं? लड़की ने पूछा। वे नीग्रो नहीं हैं, ये तो पक्का है, आदमी ने फिर कहा। उनकी त्वचा पीली है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल चीनी लोगों से मिलती जुलती नहीं है, न ही उनकी कोई भी विशेषता चीनी लोगों जैसी है। इस मोड़ पर उन्हें पहली बार एक देशी महिला की झलक मिली। वह ज्यादातर मामलों में पुरुषों जैसी ही थी, हालांकि उसका कद छोटा था और उसका शरीर अधिक सममित था। उसका चेहरा पुरुषों की तुलना में अधिक घिनौना था, संभवतः इस तथ्य के कारण कि वह एक महिला थी, जो उसकी आंखों, लटकते हुए होंठ, नुकीले दांत और कठोर कम बढ़ते बालों की विचित्रताओं को और अधिक उभारता था। बाद वाले पुरुषों की तुलना में लंबे और बहुत भारी थे। यह उसके कंधों के चारों ओर लटक रहा था और कुछ लेसेदार कपड़े के रंगीन टुकड़े से घिरा हुआ था।
उसका एकमात्र वस्त्र एक फिल्मी दुपट्टे से अधिक कुछ नहीं लग रहा था, जो उसके नग्न स्तनों के नीचे से उसके शरीर के चारों ओर कसकर लपेटा हुआ था, जो उसके टखनों के पास नीचे की ओर किसी तरह से फंसा हुआ था। सोने जैसी चमकदार धातु के टुकड़े हेड ड्रेस और स्कर्ट दोनों को सजाते थे, अन्यथा महिला पूरी तरह से आभूषणों से रहित थी। उसकी नंगी भुजाएं पतली और सुडौल थीं और उसके हाथ और पैर अच्छे अनुपात वाले और सममित थे। जब वे उसके पास से गुजरे तो वह पार्टी के करीब आ गई और गार्डों से बड़बड़ाने लगी, जिन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कैदियों को उसे करीब से देखने का मौका मिला क्योंकि वह थोड़ी दूर तक उनके साथ साथ चल रही थी। स्मिथ ओल्डविक ने टिप्पणी की, ये हूरी का आकार है तथा इसका चेहरा मूर्ख जैसा है। जिस सड़क पर वे चल रहे थे वह अनियमित अंतराल पर चौराहों से कटी हुई थी, जिस पर नजर डालने पर पता चला कि वे जिस रास्ते से जा रहे थे वह भी उतना ही टेढ़ा मेढ़ा था। घरों में विविधता थी लेकिन डिजाइन में बहुत कम। कभी कभी रंग के कुछ हिस्से होते थे या अन्य वास्तुशिल्प अलंकरण का प्रयास होता था। खुली खिड़कियों और दरवाजों से वे देख सकते थे कि घरों की दीवारें बहुत मोटी थीं और सभी छिद्र काफी छोटे थे, मानो लोगों ने अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए निर्माण किया हो, जो उन्हें लगा कि अफ्रीकी रेगिस्तान में गहरी दबी इस घाटी में जरूरी रहा होगा। आगे उन्हें कभी कभी बड़ी इमारतों की झलक मिलती थी और जैसे जैसे वे उनके पास पहुंचते वे देखते कि यह शहर के व्यापारिक क्षेत्र का एक हिस्सा था। घरों के बीच में कई छोटी दुकानें और बाजार थे और इनके दरवाजों पर ग्रीक मूल के अक्षरों में लिखे संकेत थे, लेकिन फिर भी यह ग्रीक नहीं था जैसा कि अंग्रेज और लड़की दोनों जानते थे। स्मिथ ओल्डविक को इस समय तक अपने घावों का दर्द और उसके कारण होने वाली कमजोरी का एहसास होने लगा था, जो खून की कमी के कारण और भी बढ़ गई थी। वो कभी कभी लड़खड़ा जाता था और लड़की ने उसकी दुर्दशा देखकर उसे अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, उसने कहा, तुमने खुद बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुम पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता। लेकिन यद्यपि उसने अपने अपहरणकर्ताओं के साथ बने रहने का बहादुरी भरा प्रयास किया, लेकिन वो कभी कभी पीछे रह गया और ऐसे ही एक अवसर पर पहली बार गार्डों ने क्रूरता की ओर कोई झुकाव दिखाया। यह एक बड़ा आदमी था जो स्मिथ ओल्डविक के बाईं ओर चल रहा था। कई बार उसने अंग्रेज की बांह पकड़ी और उसे आगे की ओर धकेला, लेकिन जब बंदी बार बार पीछे रह गया तो वह आदमी अचानक और निश्चित रूप से बिना किसी उचित उकसावे के क्रोध के पूर्ण उन्माद में आ गया। वह घायल आदमी पर झपटा, उसे अपनी मुट्ठियों से बुरी तरह मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। अपने बाएं हाथ से उसका गला पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से उसने अपनी लंबी तीखी तलवार निकाली। उसने भयानक चीखते हुए अपने सिर के ऊपर तलवार लहराई। बाकी लोग रुक गए और बिना किसी खास दिलचस्पी के मुठभेड़ को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी में से एक ने चप्पल ठीक करने के लिए रुका था और बाकी लोग बस उसके फिर से मार्च करने के लिए तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर उनके अपहरणकर्ता उदासीन थे तो बर्था किरचर भी नहीं थी। पास पास लगी हुई धधकती आंखें, गुर्राता हुआ दांतेदार चेहरा और डरावनी चीखें उसे आतंक से भर देती थीं, जबकि घायल आदमी पर क्रूर और बेतहाशा हमले ने उसके भीतर कमजोरों की रक्षा करने की भावना जगा दी जो सभी महिलाओं में निहित है। इस बात को छोड़कर कि उसकी आंखों के सामने एक कमजोर और असहाय आदमी की बेरहमी से हत्या की जा रही थी, लड़की ने विवेक को एक तरफ रख दिया और स्मिथ ओल्डविक की सहायता के लिए दौड़ी। उसने उस चीखते हुए प्राणी की उठी हुई तलवार को उस अंग्रेज पर ले लिया। वो उस आदमी को बुरी तरह से पकड़कर अपने पूरे वजन और ताकत के साथ पीछे की ओर उछली, जिसके परिणामस्वरूप वह उस आदमी को असंतुलित कर गई और उसे पीठ के बल फुटपाथ पर गिरा दिया। खुद को बचाने के प्रयास में उसने अपनी तलवार की पकड़ ढीली कर दी, जो जमीन पर गिरते ही लड़की ने उसे पकड़ लिया। अंग्रेज अधिकारी बर्था किरचर के पास सीधे खड़ी होकर अपने हाथ में धारदार हथियार को मजबूती से पकड़े हुए अपने अपहरणकर्ताओं का सामना किया। वो एक बहादुर महिला थी, यहाँ तक कि उसके गंदे और फटे हुए घुड़सवारी के कपड़े और बिखरे हुए बाल भी उसके रूप को कम नहीं कर पाए। जिस प्राणी को उसने गिराया था वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और एक पल में उसका पूरा व्यवहार बदल गया। राक्षसी क्रोध से वह अचानक उन्मादी हंसी से कांप उठा। हालांकि लड़की के मन में यह सवाल था कि कौन अधिक भयानक है,
उसके साथी अपने चेहरे पर खाली मुस्कान के साथ खड़े होकर देख रहे थे, जबकि वह जिससे लड़की ने हथियार छीना था, हंसी के साथ चीखते हुए उछल कूद कर रहा था। अगर बर्था किर्चर को यह आश्वस्त करने के लिए और सबूत की आवश्यकता थी कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के हाथों में थे, तो उस आदमी की वर्तमान हरकतें उसे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थीं। अचानक अनियंत्रित क्रोध और अब उतनी ही अनियंत्रित और आनंदहीन हंसी ने मूर्खता के चेहरे के गुणों पर जोर दिया। अचानक उसे एहसास हुआ कि यदि कोई भी पुरुष उसे वश में करने की कोशिश करे तो वो कितनी असहाय होगी, और अचानक घृणा की भावना से प्रेरित होकर, जो लगभग घृणा की मतली ला रही थी, लड़की ने हथियार को हंसते हुए पागल के पैरों के पास जमीन पर फेंक दिया और मुड़कर अंग्रेज के पास घुटनों के बल बैठ गई। ये तुम्हारा बहुत बढ़िया काम था, उसने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें नाराज मत करो, मेरा मानना है कि वे सभी पागल हैं और तुम जानते हो कि वे कहते हैं कि पागल व्यक्ति का हमेशा मजाक उड़ाते रहना चाहिए। उसने अपना सिर हिलाया। मैं उसे तुम्हें मारते हुए नहीं देख सकती, उसने कहा। अचानक उस आदमी की आंखों में चमक आ गई जब उसने हाथ बढ़ाकर लड़की की उंगलियां पकड़ लीं। क्या अब तुम्हें थोड़ी परवाह है? उसने पूछा। क्या तुम मुझे नहीं बता सकती कि तुम्हें परवाह है? बस थोड़ी सी। उसने अपना हाथ उसके हाथ से नहीं हटाया, लेकिन उसने उदास होकर अपना सिर हिलाया। कृपया ऐसा न करें, उसने कहा। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें सिर्फ बहुत ज्यादा पसंद कर सकती हूँ। उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसकी उंगलियों ने उसकी आंखों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं तब तक इंतजार करने वाला था जब तक हम इस झंझट से बाहर नहीं निकल जाते और तुम अपने लोगों के बीच सुरक्षित नहीं हो जाती। यह शायद सदमे या कुछ और की वजह से हुआ होगा, और तुम्हें मेरा बचाव करते हुए देखकर। वैसे भी, मैं कुछ नहीं कर सकता था और सच में अब मैं जो भी कहूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने जल्दी से पूछा। उसने कंधे उचकाए और दुखी होकर मुस्कुराया। मैं इस शहर को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, सिवाय इसके कि मुझे एहसास है कि आपको भी यह बात पता होगी। शेर ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया था और इस आदमी ने मुझे लगभग खत्म ही कर दिया है। अगर हम सभ्य लोगों के बीच होते तो शायद कुछ उम्मीद होती, लेकिन यहाँ इन डरावने जीवों के साथ हम क्या परवाह कर सकते हैं, भले ही वे दोस्ताना ही क्यों न हों। बर्था किर्चर जानती थी कि वह सच बोल रहा था, और फिर भी वह खुद को ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कर सकी कि स्मिथ ओल्डविक मर जाएगा। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वास्तव में उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि वो उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह जानती थी कि वो उससे प्यार नहीं करती थी। उसे लगा कि किसी भी लड़की के लिए लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक से प्यार करना बहुत आसान हो सकता है। एक अंग्रेज अधिकारी और सज्जन व्यक्ति, एक पुराने परिवार का वंशज और खुद एक समृद्ध, युवा, सुंदर और मिलनसार व्यक्ति। एक लड़की इससे ज्यादा और क्या चाह सकती है कि ऐसा आदमी उससे प्यार करे और उसके पास स्मिथ ओल्डविक का प्यार हो। इसमें बर्था किर्चर के मन में कोई संदेह नहीं था। उसने आह भरी और फिर आवेगपूर्ण ढंग से अपना हाथ उसके माथे पर रखते हुए फुसफुसाकर कहा, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, मेरे लिए जीने की कोशिश करो और तुम्हारे लिए मैं तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूंगी। ऐसा लगा जैसे उस आदमी की नसों में अचानक नई जान भर गई हो। उसका चेहरा तुरंत चमक उठा और इतनी ताकत के साथ कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके पास इतनी ताकत है। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, हालांकि वह थोड़ा अस्थिर था। लड़की ने उसकी मदद की और उसके उठने के बाद उसे सहारा दिया। कुछ समय के लिए वे अपने आसपास के वातावरण के प्रति पूरी तरह से बेसुध हो गए थे, और अब जब उसने उनके अपहरणकर्ताओं की ओर देखा तो उसने पाया कि वे फिर से अपनी लगभग आदतन उदासीनता की स्थिति में आ गए थे, और उनमें से एक के इशारे पर मार्च फिर से शुरू हो गया, जैसे कि कोई अप्रिय घटना घटित ही न हुई हो। बर्था किर्चर ने अंग्रेज से हाल ही में किए गए अपने वादे के क्षणिक उत्साह से अचानक प्रतिक्रिया का अनुभव किया। वह जानती थी कि उसने अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए ज्यादा बात की थी, लेकिन अब जब ये बात खत्म हो गई है तो उसे एहसास हुआ, जैसा कि उसने बोलने से पहले ही महसूस किया था, कि यह असंभव है कि वह कभी भी उसके लिए उस तरह से परवाह करेगी जैसा वह चाहता है।
लेकिन उसने क्या वादा किया था? सिर्फ इतना कि वह उससे प्यार करने की कोशिश करेगी। और अब उसने खुद से पूछा, उसे एहसास हुआ कि उनके सभ्यता में वापस लौटने की उम्मीद बहुत कम है। भले ही ये लोग मित्रवत साबित हों और उन्हें शांति से जाने देने के लिए तैयार हों, लेकिन वे वापस तट पर कैसे पहुंचेंगे? टार्ज़न के मर जाने के बाद, जैसा कि उसे पूरा यकीन था कि जब वह अपने अपहरणकर्ता द्वारा खींचकर बाहर लाई गई थी, तो उसने गुफा के मुहाने पर उसके शरीर को बेजान पड़ा हुआ देखा था। ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई शक्ति नहीं थी जो उन्हें सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन कर सके। पकड़े जाने के बाद से दोनों ने शायद ही कभी वानर मानव का जिक्र किया था, क्योंकि दोनों को पूरी तरह से एहसास था कि उनके लिए उसका नुकसान कितना मायने रखता है। उन्होंने अंतिम हमले और पकड़े जाने के उन कुछ रोमांचक क्षणों के बारे में अपने विचार साझा किए थे और पाया था कि जो कुछ हुआ था, उस पर वे पूरी तरह सहमत थे। स्मिथ ओल्डविक ने शेर को टार्ज़न पर छलांग लगाते हुए भी देखा था, जब वो हमलावर जानवरों की दहाड़ से जाग गया था, और हालांकि रात अंधेरी थी, फिर भी वह देख पाया था कि जंगली वानर मानव का शरीर उस पल से कभी नहीं हिला था, जब वह जानवर के नीचे आया था। और इसलिए, यदि पिछले कुछ सप्ताहों में बर्था किर्चर को कभी ऐसा महसूस हुआ था कि उसकी स्थिति विशेष रूप से निराशाजनक थी, तो अब वह ये स्वीकार करने के लिए तैयार थी कि आशा पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी। सड़कें इस अजीब शहर के अजीब पुरुषों और महिलाओं से भरने लगी थीं। कभी कभी लोग उन्हें देखते और उनमें बहुत रुचि लेते, और फिर कुछ लोग खाली निगाहों से गुजरते, अपने आसपास के माहौल से बेखबर और कैदियों पर बिल्कुल भी ध्यान न देते। एक बार उन्होंने एक गली में भयानक चीखें सुनी और देखा कि एक आदमी क्रोध के राक्षसी विस्फोट में था, जैसा कि उन्होंने हाल ही में स्मिथ ओल्डविक पर हुए हमले में देखा था। ये प्राणी एक बच्चे पर अपना पागल क्रोध निकाल रहा था, जिसे उसने बार बार मारा और काटा, केवल बीच बीच में चीखने के लिए रुका। अंत में, जब वे नजरों से ओझल हो गए, उससे ठीक पहले प्राणी ने बच्चे के लंगड़े शरीर को अपने सिर के ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे फुटपाथ पर गिरा दिया, और फिर अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से पागलों की तरह चिल्लाते हुए वो घुमावदार सड़क पर सिर के बल दौड़ा। 2 महिलाएं और कई पुरुष खड़े होकर इस क्रूर हमले को देख रहे थे। वे इतनी दूर खड़े थे कि यूरोपीय लोग यह नहीं समझ पाए कि उनके चेहरे पर दया थी या क्रोध, लेकिन फिर भी किसी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। कुछ गज आगे एक घिनौनी डायन दूसरी मंजिल की खिड़की से झुकी हुई थी, जहां वह हंस रही थी, बड़बड़ा रही थी और अपने पास से गुजरने वाले सभी लोगों को देखकर भयानक मुंह बना रही थी। अन्य लोग अपने अपने कामों को करते हुए अपने रास्ते पर चले गए, किसी भी सभ्य समुदाय के निवासियों की तरह ही शांत भाव से। हे भगवान, स्मिथ ओल्डविक ने बुदबुदाया, ये कितनी भयानक जगह है। लड़की अचानक उसकी ओर मुड़ी और पूछा, तुम्हारे पास अभी भी पिस्तौल है? हाँ, उसने जवाब दिया। मैंने इसे अपनी शर्ट के अंदर छिपा लिया। उन्होंने मेरी तलाशी नहीं ली और अंधेरा इतना था कि वे यह नहीं देख पाए कि मेरे पास कोई हथियार है या नहीं। इसलिए मैंने इसे इस उम्मीद में छिपा दिया कि शायद मैं इसे लेकर निकल जाऊं। वो उसके करीब गई और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे लिए एक कारतूस बचा लो, प्लीज, उसने विनती की। स्मिथ ओल्डविक ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखें बहुत तेजी से झपकाईं। उनमें एक अपरिचित और परेशान करने वाली नमी आ गई थी। बेशक, उसे एहसास हो गया था कि उनकी हालत कितनी खराब थी, लेकिन किसी तरह ये सिर्फ उसे ही प्रभावित कर रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी इस प्यारी और खूबसूरत लड़की को नुकसान पहुंचा सकता है, और उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए, उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही भयानक था, यह अविश्वसनीय था, अकल्पनीय। अगर वह पहले से ही आशंका से भरा हुआ था, तो अब वह दोगुना परेशान था। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, बर्था। मुझे किसी बुरी चीज से बचाने के लिए भी नहीं, उसने पूछा। उसने निराशा से अपना सिर हिलाया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसने जवाब दिया। जिस सड़क पर वे चल रहे थे, वह अचानक एक चौड़ी गली में खुल गई, और उनके सामने एक विस्तृत और सुंदर लैगून फैला हुआ था, जिसकी शांत सतह आसमान के साफ नीले रंग की झलक दे रही थी। यहाँ उनके आसपास के सभी वातावरण का स्वरूप बदल गया।
इमारतें ऊंची थीं और डिजाइन और अलंकरण में बहुत अधिक दिखावटी थीं। सड़क खुद बर्बर लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुंदर डिजाइन के मोज़ेक से पक्की थी। इमारतों के अलंकरण में काफी रंग था और बहुत कुछ ऐसा था जो सोने की पत्ती जैसा लग रहा था। सभी सजावटों में तोते की पारंपरिक आकृति और कुछ हद तक शेर और बंदर की आकृति का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया गया था। उनके अपहरणकर्ता उन्हें लैगून के किनारे फुटपाथ पर थोड़ी दूर तक ले गए और फिर एक मेहराबदार दरवाजे से एवेन्यू के सामने वाली इमारतों में से एक में ले गए। यहाँ प्रवेश द्वार के ठीक भीतर एक बड़ा कमरा था जिसमें बड़ी बड़ी बेंच और टेबल लगी हुई थी, जिनमें से कई पर तोते, शेर या बंदर की आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें तोता हमेशा प्रमुख होता था। एक मेज के पीछे एक आदमी बैठा था जो किसी भी तरह से उन लोगों से अलग नहीं था जो उनके साथ आए थे। इस व्यक्ति के सामने पार्टी रुकी और उन्हें लाने वाले लोगों में से एक ने मौखिक रिपोर्ट दी। वे यह नहीं जान पाए कि वे किसी न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी या किसी नागरिक गणमान्य व्यक्ति के सामने थे, लेकिन जाहिर है कि वो एक अधिकार संपन्न व्यक्ति था, क्योंकि जब वह दोनों बंदियों की बारीकी से जांच कर रहा था तो उसे जो कुछ भी सुनाया जा रहा था, उसे सुनने के बाद उसने उनसे बातचीत करने का एक बार निरर्थक प्रयास किया और फिर उस व्यक्ति को कुछ कठोर आदेश जारी किए जिसने रिपोर्ट दी थी। लगभग तुरंत ही 2 आदमी बर्था किर्चर के पास पहुंचे और उसे अपने साथ चलने का संकेत दिया। स्मिथ ओल्डविक ने उसका पीछा करना शुरू किया लेकिन उनके एक गार्ड ने उसे रोक लिया। लड़की तब रुकी और वापस मुड़ी। उसी समय उसने मेज पर बैठे आदमी को देखा और अपने हाथों से संकेत करते हुए जितना हो सके संकेत दिया कि वह चाहती है कि स्मिथ ओल्डविक उसके साथ रहे, लेकिन उस आदमी ने केवल अपना सिर नकारात्मक रूप से हिलाया और गार्ड को उसे हटाने का इशारा किया। अंग्रेज ने फिर से पीछा करने का प्रयास किया लेकिन उसे रोक दिया गया। वह इतना कमजोर और असहाय था कि अपनी इच्छाएं लागू करने का प्रयास भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी शर्ट के अंदर पिस्तौल के बारे में सोचा और फिर अपने पास बचे हुए कुछ कारतूसों के साथ पूरे शहर पर कब्जा करने की निरर्थकता के बारे में सोचा। अब तक उस पर किए गए हमले के एकमात्र अपवाद को छोड़कर उनके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि उन्हें अपने अपहरणकर्ताओं से उचित व्यवहार नहीं मिल सकता है, और इसलिए उसने तर्क दिया कि जब तक वो पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए कि उनके इरादे पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण हैं, तब तक उन्हें नाराज करने से बचना बुद्धिमानी होगी। उसने लड़की को इमारत से बाहर ले जाते हुए देखा और उसके नज़र से ओझल होने से ठीक पहले उसने मुड़कर उसे अपना हाथ हिलाया। शुभकामनाएं, वह चिल्लाई और चली गई। शेर जो दल के साथ इमारत में घुसे थे, मेज पर बैठे आदमी द्वारा उनकी जांच के दौरान उनके पीछे के दरवाजे से अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिए गए थे। इसी दरवाजे की ओर 2 आदमी अब स्मिथ ओल्डविक को ले गए। उसने खुद को एक लंबे गलियारे में पाया जिसके दोनों ओर से दूसरे दरवाजे खुलते थे, संभवतः इमारत के दूसरे कमरों में। गलियारे के दूर छोर पर उसने एक भारी जाली देखी जिसके पार एक खुला आंगन दिखाई दे रहा था। इस आंगन में कैदी को ले जाया गया और जब वह 2 पहरेदारों के साथ इसमें घुसा तो उसने खुद को एक खुले स्थान पर पाया जो इमारत की भीतरी दीवारों से घिरा हुआ था। यह एक बगीचे की तरह था जिसमें कई पेड़ और फूलदार झाड़ियां उगी हुई थीं। कई पेड़ों के नीचे बेंच थी और दक्षिणी दीवार के साथ एक बेंच थी, लेकिन जिस बात ने उसका सबसे पहला ध्यान आकर्षित किया वह ये था कि शेर जिन्होंने उन्हें पकड़ने में मदद की थी और जो शहर लौटने पर उनके साथ थे, वे जमीन पर फैले हुए थे या बेचैनी से इधर उधर भटक रहे थे। गेट के अंदर ही उसका गार्ड रुक गया। दोनों लोगों ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर मुड़कर गलियारे में वापस चले गए। अंग्रेज को अपनी भयानक दुर्दशा का पूरा एहसास होने लगा और वह घबरा गया। वह मुड़ा और जाली को पकड़कर उसे खोलने और गलियारे की सुरक्षा पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने पाया कि वो उसके हर प्रयास के बावजूद सुरक्षित रूप से बंद थी, और फिर उसने अंदर से पीछे हटते हुए लोगों को आवाज लगाई। उसे केवल एक ऊंची, बिना हंसी के जवाब मिला, और फिर दोनों गलियारे के दूर छोर पर स्थित द्वार से गुजर गए और वह शेरों के साथ अकेला रह गया।